गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जनसंख्या के वृद्धि दर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व की जनसंख्या में हुई वृद्धि का मुख्य कारण जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि दर का अचानक बढ़ जाना है। विश्व के विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर कम है, जबकि विकासशील देशों में मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर अधिक होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि दर अधिक है। तो हम देखते हैं कि जितने भी विकसित देश हैं उस देशों में जन्म दर जो है वो कम है, और विकासशील देशों में क्या है कि मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर अधिक है, जिसके कारण आज जनसंख्या का अचानक वृद्धि हो रहा है। जब जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक होती है, जब जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक होती है तो जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक कहलाती है। तो सिंपल सी बात है, जब जन्म दर कम होगी और मृत्यु दर अधिक होगी तो उसके हम लोग जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक कहलाती है, नेगेटिव कहलाते हैं। इसके विपरीत जब जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर कम होती है तो जनसंख्या की वृद्धि दर धनात्मक कहलाती है। ठीक है, तो ये भी देखो, दोनों धनात्मक वृद्धि दर और ऋणात्मक वृद्धि दर दोनों का दिया हुआ है। जब मृत्यु दर अधिक और जन्म दर कम हो तो उससे जनसंख्या का वृद्धि दर ऋणात्मक कहते हैं, और जब जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम होती है तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर का धनात्मक वृद्धि दर कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रवास। ठीक है, प्रवास को देखते हैं। जनसंख्या परिवर्तन का एक अन्य कारण प्रवास भी है। प्रवास मतलब हम जानते हैं कि लोगों द्वारा एक देश से अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना प्रवास कहलाता है। तो प्रवास मतलब एक तरह का हम सीधे तौर पे जानते हैं कि जो अपने प्रवास मतलब रहने का स्थान। ठीक है, तो जब आदमी क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान अपना रहने का स्थान ही परिवर्तन कर देते हैं, तो ऐसे में भी जनसंख्या में ऊंच नीच होती है। ठीक है, तो देखो, जनसंख्या परिवर्तन का एक अन्य कारण क्या है, प्रवास है, यानी उसका ठहरने का स्थान, प्रवास करने का स्थान, रहने का स्थान। लोगों द्वारा एक देश से दूसरे देश अथवा एक स्थान से दूसरे स्थानों के बीच आना जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। जब लोगों का आना जाना किसी एक देश से भौगोलिक सीमाओं के भीतर हो तो उसे आंतरिक प्रवास कहते हैं। ठीक है, जब लोगों का आना जाना किसी एक देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर ही, ठीक है, यदि अपने देश के मतलब अंदर ही लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना हो तो उसे हम लोग आंतरिक प्रवास कहते हैं। किंतु जब लोग एक देश से दूसरे देश आते जाते हैं उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी अपने ही देश में आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं उसे हम लोग आंतरिक प्रवास कहते हैं, तथा एक देश से दूसरे देश जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करते हैं, ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। ठीक है, लोगों का प्रवास जनसंख्या के आकार और संगठन को प्रभावित करती है। ठीक है, तो लोगों का प्रवास जनसंख्या के आकार और संगठन को प्रभावित करता है। जब व्यक्ति एक देश को छोड़कर किसी नए देश में आता है तो उसे अप्रवास कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति द्वारा किसी एक देश को छोड़ना उत्प्रवास कहलाता है। तो ये पूछिएगा, ध्यान देना, अप्रवास और उत्प्रवास क्या कहलाता है, ये दोनों के बारे में किससे कहते हैं या अंतर लिखने पूछेगा। ठीक है, तो देखो, जब व्यक्ति एक देश छोड़कर किसी दूसरे नए देश में, जब व्यक्ति किसी एक देश छोड़ के दूसरे कोई नए देश में चले जाते हैं तो उसे हम लोग अप्रवास कहते हैं। तथा व्यक्ति द्वारा व्यक्ति द्वारा किसी एक देश को छोड़ना वो क्या कहलाता है, उत्प्रवास कहलाता है। ठीक है, उसको ध्यान में रखो। जब व्यक्ति एक देश छोड़कर किसी नए देश में जाते हैं तो उसे अप्रवास कहते हैं, तथा जिस देश को छोड़ते हैं वह उस देश का
छोड़ना क्या कहलाता है? उत्प्रवास कहलाता है। ठीक है, इथोपिया और सूडान के लोगों का उत्प्रवास हुआ है। ठीक है, यानी इथोपिया एक देश है और सूडान भी एक देश है। दोनों देशों में क्या हुआ है? उत्प्रवास हुआ है, यानी वे देश को छोड़कर वहाँ के निवासी किसी अन्य देश चले गए हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में लोगों का अप्रवास हुआ है। यानी इथोपिया सूडान के लोग किसी अन्य नए देश यदि चले जाते हैं तो वह अप्रवास कहलाएगा। ठीक है, लेकिन उस देश के लिए वह उस देश को छोड़ना वह उत्प्रवास कहा जाता है। ठीक है, अल्प विकसित और विकासशील देशों के लोग, तो ध्यान से सुनो, अल्प विकसित, ठीक है, और विकासशील देशों से लोग का रोजगार के अवसरों तथा जीवन को बेहतर दशाओं और शैक्षणिक सुविधाओं की खोज में बड़े पैमाने पर विकसित देशों में प्रवास करते हैं। तो जितने भी अविकासशील देश हैं, ठीक है, अल्प विकसित देश हैं, अर्ध विकसित देश हैं तथा जो विकासशील देश हैं, ये देश के लोग क्या करते हैं? अपने रोजगार और शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता को देखते हुए वो अपने देश छोड़ के किसी अन्य देश चले जाते हैं। ठीक है, तो जिस देश में चले जाते हैं तो वह लोग अप्रवास कहलाएगा, और जिस देश को छोड़ते हैं, किसी एक देश को छोड़ना, वह उत्प्रवास कहलाता है। ठीक है, एक देश के भीतर भी बड़ी संख्या में लोग रोजगार, ठीक है, बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन स्तर को तलाश में ग्रामीणों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। तो हम देखते हैं अपने देश के भीतर भी क्या होता है? रोजगार के लिए देहात से सीधे उठ के आदमी टाउन आ जाते हैं रोजगार के लिए। तो हम जानते हैं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कि कहीं कहीं लोग ऐसी जगह पर निवास करते हैं कि वहाँ उसको ना शिक्षा, स्वास्थ्य, ना रोजगार, किसी तरह का जीवन शैली के बारे में कुछ उपलब्धता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं? अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की उपलब्धता को देखते हुए वो शहर की ओर चल देते हैं। इसको हम लोग आंतरिक प्रवास कहते हैं, तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो पार करते हैं उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, विश्व के मानचित्रों में कुछ दिया हुआ है, विश्व जनसंख्या वृद्धि का कुछ लोकेशन देखो। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, प्राकृतिक वृद्धि दर की वार्षिक दर अति उच्च 3% या अधिक, जहाँ जहाँ ब्लैक किया हुआ है। देखो अफ्रीका में किया हुआ है, ये सब का कुछ कुछ स्थान को देखो, भारत में ये सब में नहीं है। उसके बाद देखो उच्च में 2 से 2.9%, ठीक है, 2 से 2.9%, इसका भी अपना लोकेशन, ये सब देशों में देखो ज़्यादातर अफ्रीका में ही हुआ है। उसके बाद देखो आदर्श वृद्धि दर, ये 1 से लेकर 1.9% अप्रॉक्स 2, वो है भारत में भी है, बाकी एशिया तथा दक्षिण अमेरिका के इन सारा देशों में है। ठीक है, देखो ये देखो जो आदर्श के लिए देखो दक्षिण अमेरिका पूरा आ गया है, फिर इधर भारत भी पूरा आ गया है, अफ्रीका का पूरा दक्षिण अफ्रीका में आया हुआ है, फिर एशिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें आदर्श जनसंख्या वृद्धि दर को दिखाया गया है। ठीक है, अब हम लोग जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप को हम लोग देखेंगे। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, विश्व के विभिन्न देशों के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में काफ़ी अंतर देखा जा सकता है। तो ऑफकोर्स हम लोग देखे हैं, हम लोग अपने देश में देख रहे हैं किस तरह से। देखो विश्व की विभिन्न देशों के बीच जनसंख्या के वृद्धि दर में काफ़ी अंतर देखा जा सकता है। विश्व की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, किंतु सभी देशों में यह वृद्धि एक जैसी दर नहीं हो रही है। विकसित देशों की वृद्धि कम हो रही है, जबकि विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। केन्या जैसे देश में जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी उच्च है, क्योंकि उस देश में उन्नत स्वास्थ्य सुविधा के कारण मृत्यु दर में कमी आई है। केन्या एक ऐसा देश है जिसमें स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छा होने के कारण वहाँ पर आदमी बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं और इधर अपना जन्म लेते रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि दर वहाँ काफ़ी उच्च है। कहाँ? केन्या। तो इसको याद रखोगे। ठीक है, देखो जनसंख्या वृद्धि दर इधर अपना जन्म लेते हैं बच्चे, वो तो ले ही लेते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य इतना उच्च है कि कोई भी बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म समय भी डेथ नहीं करते हैं, तथा वृद्ध लोग भी इधर ज़्यादा दिन तक जीवित रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि दर काफ़ी
बढ़ जा रहा है, जबकि जन्म दर भी उच्च स्तर पर है। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जो जिसको हम लोग आज वर्तमान में क्या बोलते हैं, इंग्लैंड बोलते हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम, लंदन, ठीक है, जिसका राजधानी, जैसे कुछ देशों में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी है, क्योंकि वो विकसित देश हैं, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों वहाँ पर कम है। जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर तो कम है ही। अब देखो यहाँ पर एक मानचित्र दिया हुआ है, इसको गौर से देखो। विश्व जनसंख्या वृद्धि 1750 से 2150, ठीक है। जनसंख्या करोड़ों में कहाँ से कहाँ पहुँच गया देखो। विश्व जनसंख्या वृद्धि में 1750 से इतना, वो ईस्वी सन नहीं है उसकी जनसंख्या करोड़ों में दिया हुआ है देखो, 2000 करोड़ इतना। हाँ, अल्प विकसित देश, अति विकसित देशों में देखो यहाँ नीचे ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ ये अति विकसित देश और ये अल्प विकसित देश, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या विवरण का संशोधित 1998 तथा जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो द्वारा अनुमानित ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऊपर के दिए गए ग्राफ में आप देख सकते हैं कि वर्ष 1900 के बाद विश्व की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। उस ग्राफ में दिया हुआ विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों की जनसंख्या परिवर्तन की दर में तेजी देखी जा सकती है। तो ये हम लोग ऑफकोर्स अनपढ़ और स्वास्थ्य सुविधा फैसिलिटी नहीं होने के कारण आदमी अपनी जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, समझदारी की कमी के कारण दिनों दिन हम लोग जैसे विकासशील देशों में जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। इसका प्रमुख कारण लोगों का विकसित देशों में प्रवास करना, वो भी एक कारण है। बेहतर आर्थिक स्थितियाँ, रोजगार सुविधाएं, उच्च जीवन शैली आदि ऐसे अनेक कारण हैं जो लोगों को विकसित देशों को आकर्षित करते हैं। नीचे दिए गए चित्र में वर्ष 1950 से 2050 तक विश्व में जनसंख्या परिवर्तन के संभावित रूप से दर्शाया गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं 1900 यहाँ पर जो हम लोगों का दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखो 1950 से 2050 तक विश्व में जनसंख्या परिवर्तन संभावित दर्शाया गया है, ठीक है। तो देखो किस तरह से 1950 से लेके इस तरह से अपना डेटा को तैयार किया हुआ है, उसको देखो गौर से, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है देखो 1950 में कितना बिलियन था, उसके बाद देखो बिलियन बिलियन 3 4 करते करते देखो 50 के बाद 60 में देखो, क्योंकि प्रति 10 साल में एक बार जनसंख्या का क्या होता है, जनगणना होता है। तो इसी तरह से देखो 2010-11 में जो हम लोगों का पॉपुलेशन देखो, यहाँ पर जो डॉटेड किया हुआ है ये क्या है, 11 में दिया हुआ है, ठीक है। तो 2011 में होगा तो फिर 2021 में होगा हम लोगों का जनसंख्या जनगणना, ठीक है। उसके बाद संभावित देखो 2050 तक लगभग हम लोगों का 2051 तक कितना होगा, 2040 2050 तो 2041 तक का दिया हुआ है। 2050 तक में यहाँ पर मान के चलो कि हम लोगों का करीब करीब 10 बिलियन हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2041 तक हम लोगों का 9 बिलियन, तो ऑटोमेटिक है कि 2050 तक अप्रॉक्स 10 बिलियन, ठीक है, 10 बिलियन हो जाएगा। तो प्रति एक दशक में 1-1 बिलियन बढ़ रहा है, सोच रहे हो कितना जनसंख्याएं बढ़ रही। तो ये सब क्या है, विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में अत्यधिक तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। ऊपर दिए गए ग्राफ को देखकर आप समझ सकते हैं कि वर्ष 1950 में विश्व की जनसंख्या इतना बिलियन थी, जबकि अभी तक बिलियन 7 से अधिक है, 7 बिलियन से अभी अधिक है। अब वर्ष 2050 में विश्व की जनसंख्या 9 बिलियन से भी अधिक होने की संभावना है। लगभग मान के चलो कि 10 बिलियन हो जाएगा जनसंख्या का संगठन, ठीक है। देखते हैं किसी भी देश की जनसंख्या का घनत्व देश की आर्थिक प्रगति परस्पर संबंधित है, ठीक है। तो किसी देश की जो जनसंख्या का घनत्व होते हैं, ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व के बारे में तो हम लोग प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर या तो देखो लोग निवास करते हैं पृथ्वी पर ही, इसलिए प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले लोगों की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। देश की आर्थिक प्रगति परस्पर संबंधित है, तो जी किसी भी देश की जनसंख्या का घनत्व उस देश की आर्थिक प्रगति पर परस्पर संबंधित है, किंतु देश की आर्थिक प्रगति भी जनसंख्या के संगठन
और उसकी संरचना को प्रभावित करती है। तो ऑटोमेटिक है कि हम देखते हैं किसी भी देश की जो आर्थिक प्रगति, जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, प्रोग्रेस होता है, वो इकोनॉमिकल प्रोग्रेस भी जनसंख्या के संगठन और उनकी संरचना पर डिपेंड करती है। बांग्लादेश और जापान, देखो यहाँ पर बांग्लादेश और जापान दोनों देशों में जनसंख्या का उच्च घनत्व है। हम जानते हैं कि जापान और बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, जनसंख्या घनत्व, किंतु बांग्लादेश की तुलना में जापान आर्थिक दृष्टि से विकसित देश है, क्योंकि वहाँ टेक्निकल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब कुछ सही मात्रा में उपलब्ध है, तथा वहाँ जन्म दर कम है और मृत्यु दर भी कम है, ठीक है। यानी वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य इतना स्ट्रॉन्ग होने के कारण, वहाँ पर समझदारी होने के कारण, सब लोग पढ़े लिखे लोग समझते हैं, उसको देखते हुए वहाँ का जो जन्म दर, मृत्यु दर दोनों कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, स्लो है, जिसके कारण वो देश विकसित हो चुका है, ठीक है। क्योंकि जापान छोटा सा देश है, फिर भी वहाँ रोजगार के लिए ही आदमी बहुत सारा जाते हैं, क्या आप्रवास के रूप में वो चले जाते हैं अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ठीक है, सभी तरह की सुविधा प्राप्त करने के लिए। जनसंख्या संगठन के तत्व, आयु, जनसंख्या संगठन के तत्व क्या है, आयु, लिंग, साक्षरता और रोजगार, ठीक है, चार चीज देखो, इसको याद रखना है। जनसंख्या संगठन के तत्व कौन कौन है, लिंग, आयु, ठीक है, देखो लिंग, आयु, साक्षरता और रोजगार। तो जनसंख्या संगठन के चार प्रमुख तत्व, आयु, लिंग, साक्षरता और रोजगार। जनसंख्या का संगठन हमें यह जानने में सहायता करता है कि पुरुष और स्त्रियों की संख्या कितनी है, जो रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, वे किस वर्ग के हैं, उनका शैक्षणिक स्तर क्या है, और वे किस प्रकार के व्यवसाय से जुड़े हैं, उनकी आय का स्तर क्या है, उनका स्वास्थ्य दशा कैसी है, इतने सारे को बताते हैं। यहाँ पर जो चार जनसंख्या संगठन के प्रमुख तत्व हैं, ठीक है, आयु, लिंग, साक्षरता और रोजगार, ठीक है। तो वहाँ की स्त्री पुरुष की रेशियो क्या है, वहाँ किस वर्ग के लोग रहते हैं, उनका शैक्षणिक स्तर क्या है, वहाँ रोजगार किस प्रकार के रोजगार करते हैं, उनका आय का स्तर क्या है, उनका स्वास्थ्य दशा कैसे, इतना चीज़ को वो इंडिकेट करते हैं। अब देखो जनसंख्या पिरामिड, ठीक है, जनसंख्या पिरामिड हो गया। अब देखो जनसंख्या पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड देखो, जनसंख्या यहाँ पर देखो, संगठन का अर्थ जनसंख्या की संरचना है, ठीक है। संगठन का अर्थ क्या है, संगठन का अर्थ जनसंख्या की संरचना। जनसंख्या संगठन के तत्व में हम पढ़ चुके अभी, आयु, लिंग, साक्षरता और रोजगार, ये चार है। पूछेगा जनसंख्या संगठन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, जनसंख्या संगठन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो आयु, लिंग, साक्षरता और रोजगार। किसी भी देश की जनसंख्या को आयु, लिंग, साक्षरता और बेरोजगार अथवा कार्यरत के आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। आयु, लिंग, साक्षरता आदि जनसंख्या की संरचना अथवा जनसंख्या संगठन को दर्शाते हैं। क्या क्या चीज देखो, जनसंख्या की संरचना देखो, जनसंख्या संगठन को दर्शाते हैं क्या क्या, ये तीनों, आयु, लिंग, साक्षरता, ठीक है, आयु, लिंग, साक्षरता और रोजगार जनसंख्या की संरचना अथवा जनसंख्या संगठन को दर्शाते हैं। किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन जनसंख्या पिरामिड के आधार पर किया जा सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। किसी देश की जनसंख्या के संगठन का अध्ययन, किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन ही जनसंख्या पिरामिड के आधार पर किया जा सकता है। जनसंख्या पिरामिड को आयु, लिंग पिरामिड भी कहते हैं,
ठीक है। जनसंख्या पिरामिड को क्या कहते हैं? आयुलिंग पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड द्वारा निम्नलिखित बातों को पता लगाया जा सकता है। तो ये जनसंख्या पिरामिड का देखो, पुरुष और स्त्री का उम्र तथा आयु वर्ग, वो किस आयु वर्ग के कितने पुरुष हैं और कितने महिलाएं हैं, उसी के रेशियो के आधार पर ही जनसंख्या पिरामिड को देखो। किसी देश की जनसंख्या के संगठन का अध्ययन, किसी भी देश जनसंख्या के संगठन का अध्ययन ही जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। उसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं, उसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। ठीक है। लिंग पिरामिड मतलब मेल और फीमेल का रेशियो तथा वो किस वर्ग के लोग हैं, उसके आधार पर जनसंख्या पिरामिड तैयार होता है और उस जनसंख्या पिरामिड को आयुलिंग पिरामिड भी कहा जाता है। इसके द्वारा किस किस बातों का पता चलता है? पहला पॉइंट, कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के कितने लोग। पहला पॉइंट देखो, कुल जनसंख्या में उस देश की जो जितने भी जनसंख्या संगठन है, जैसे जनसंख्या की संरचना है, ठीक है, टोटल जनसंख्या कितने हैं, कुल जनसंख्या। तो सोचो कुल जनसंख्या क्या है, जितने हैं वहाँ की जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के कितने लोग हैं, जो एक आयु के अनुरूप, लिंग के अनुरूप उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है। उसके बाद वो पता चलता है कि उस उम्र के लोग कितने पाए जाते हैं। दूसरा, किसी देश के लोगों की प्रमुख 3 आयु वर्गों में बांटा। देखो ज्योग्राफिकल के दृष्टि से देखते हैं तो इसे 3 आयु वर्गों में बांटा गया है। एक बच्चे जो 0 से 14 वर्ष, जबकि इसी को यदि हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ेंगे तो 0 से 2, उसके बाद 3 से 5, ठीक है, 5 से 12, 12 से 18, 18 से 30, 30 से 50, ठीक है, और 50 से एबव, इस तरह से आयु वर्ग में बांटा गया है। ये साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो हायर क्लास में पढ़ा जाता है उस सब्जेक्ट में। लेकिन हम लोग प्रमुख तौर पर देखते हैं किसी देश की प्रमुख 3 आयु वर्गों में बांटा गया है। बच्चे 0 से 14 वर्ष, वयस्क 15 से 59 वर्ष और वृद्ध 60 से अधिक वर्ष, ठीक है। जबकि अभी अभी बता दिया मैंने, साइकोलॉजी में जो हम लोग का मनोवैज्ञानिक एक सब्जेक्ट है उसमें 0 से 2 वर्ष, ठीक है, उसके बाद 2 से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 19 से 30 वर्ष, ठीक है, फिर 31 से 50 वर्ष, ठीक है, उसके बाद 51 से 60 और 60 से एबव। ऐसे आयु वर्ग को अलग अलग जो हम लोगों का डेमोग्राफी के आधार पे जो स्पेशलिस्ट जनसंख्या के बारे में जो बताते हैं, आयु वर्गों के बारे में वो लोग क्लासीफाई किए। अलग अलग लोगों का थोड़ा बहुत उन लोगों में मत में भिन्नता पाई गई है। तो हम लोग को यहाँ अपने बुक के आधार पे देखना है ज्योग्राफिकल दृष्टि से कि किसी भी देश की लोगों को प्रमुख तो 3 आयु वर्गों में बांटा जाता है। 0 से 14 वर्ष, उसके 15 से 59 वर्ष और मतलब 15 से 59 वर्ष, और तीसरा वृद्ध जिसको 60 से अधिक वर्ष, ठीक है। जो 0 से 14 वर्ष के सभी को बच्चों, उसका 15 से 59 उसको वयस्क कहा जाता है तथा 60 प्लस को वृद्ध में रखा गया है, ठीक है। अब 3 नंबर में देखो, 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में आने वाले बच्चों और 60 से अधिक वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले वृद्ध आश्रित कहलाते हैं। ये चीज को याद रखना है। किसको याद रखना है? 0 से 14 वर्ष तथा 60 से अधिक वर्ष के उम्र के लोगों को आश्रित कहते हैं। क्यों? क्योंकि 0 से 14 वर्ष तक बच्चे अपने माँ बाप पर आश्रित रहते हैं, वो अपने कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तथा उसी प्रकार 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग यानी वृद्ध लोग भी अपने बेटा बेटी पर ही निर्भर रहते हैं। वो अपने काम करने की क्षमता नहीं रखते हैं जैसे वो वयस्क में रखते थे, ठीक है। इसीलिए उसको आश्रित, वो किसी और पर आश्रित रहने के कारण उसको आश्रित कहा जाता है। तो 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों माँ बाप पर आश्रित रहते हैं और 60 से अधिक वर्ष की आयु वर्ग के जो वृद्ध होते हैं वो अपने बच्चों पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? आश्रित कहलाते हैं। जबकि 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले वयस्क कार्यरत कहलाते हैं। ये अपने क्षमता के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। वयस्क आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग हैं, ठीक है। वयस्क क्या है? आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग, यानी धन संपत्ति जो कमाने का एक लिमिट एज होते हैं वो
15 से लेकर 59 वर्ष तक आदमी वो सक्षम रहता है काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो चौथा में जनसंख्या पिरामिड विभिन्न आयु वर्ग के स्त्री और पुरुषों के बारे में सूचना देता है। तो जनसंख्या पिरामिड का काम है विभिन्न आयु वर्ग के स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल की सूचना देता है। तो जनसंख्या पिरामिड के द्वारा 4 मुख्य पॉइंट जो था जानने का तरीका कि जनसंख्या पिरामिड क्या चीज़ को बताता है। जनसंख्या पिरामिड के द्वारा किस किस चीज़ को पता लगाया जा सकता है कि कुल जनसंख्या में आयु वर्ग के कितने लोग हैं, कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के कितने लोग हैं, उस देश में जो कितने वर्गों में उसको बांटा गया है। तो मान के चलो कि विभिन्न देशों के लोगों को प्रमुख तो 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 आयु वर्गों में एक है 0 से 14 जिसको हम लोग बच्चे बोलते हैं, वयस्क जो 15 से 59 और वृद्ध जो 60 से एबव, ठीक है। और तीसरा में वो चीज़ आश्रित कहलाते हैं, 0 से 14 वर्ष के बच्चे आश्रित। उसी प्रकार 60 से ऊपर के जो बूढ़े वृद्ध कहलाते हैं वो लोग भी आश्रित रहते हैं, ठीक है। तो 0 से 14 वर्ष माँ बाप पर आश्रित रहते हैं तथा वृद्ध अपने बच्चों पे आश्रित रहते हैं। तथा 15 से 59 वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, कार्यरत कहते हैं, जो इसको हम लोग वयस्क आर्थिक रूप से सक्रिय भी बोल सकते हैं। फिर जनसंख्या पिरामिड विभिन्न आयु वर्गों में पुरुष तथा स्त्रियों की उम्र के बारे में सूचना देते हैं। इस अध्याय में केन्या, भारत और जापान जनसंख्या पिरामिड दर्शाए गए हैं। तो ये जनसंख्या पिरामिड जो हम लोग का 3 को दिया हुआ है, ये देखो प्रतिशत एक जनसंख्या पिरामिड बनाया गया है। इसको बनाना है केन्या के जनसंख्या पिरामिड को। फिर देखो यहाँ पर भारत की जनसंख्या पिरामिड, तीनों जनसंख्या पिरामिड को तुम लोगों को क्या करना है, बनाना है। ये देखो भारत की जनसंख्या पिरामिड, उसके बाद नीचे दिया हुआ है हम लोगों का जापान की जनसंख्या पिरामिड, ठीक है। ये तीनों जनसंख्या पिरामिड को बनाओगे। देखो तीनों का जनसंख्या पिरामिड के बारे में यहाँ डिटेल से लिखा हुआ भी है, ठीक है। केन्या का जनसंख्या पिरामिड यहाँ पर दिया हुआ है, इसको बनाना है। केन्या के जनसंख्या पिरामिड का आधार विस्तृत है किंतु ऊपर की ओर यह तीव्रता से संकरा होता जाता है। यह आधार बताता है कि केन्या के बच्चों का जन्म बड़ी संख्या में होती है किंतु मृत्यु दर भी अधिक है। ऐसी जनसंख्या में बहुत कम लोग वृद्ध अवस्था तक पहुँच पाते हैं और इस प्रकार केन्या में वयस्क की संख्या कम है, ठीक है। तो केन्या में क्या होता है, वयस्क की संख्या कम है, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा कमी होने के कारण। फिर देखो दूसरा भारत के जनसंख्या पिरामिड के आधार कम चौड़ा है। ये आधार जो बेस है यहाँ से यहाँ ये कम चौड़ा है, जो इस बात का सूचक है कि हमारे देश में छोटे बच्चे में मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर अधिक है। जिसका नीचे कम चौड़ा होता है उसमें क्या होता है, इस बात का सूचक है कि हमारे देश में छोटे बच्चे में मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर अधिक है, ठीक है। ऐसी जनसंख्या में वयस्क आर्थिक रूप से सक्रिय की संख्या अधिक होती है जो कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर जो स्पेशली कैलकुलेशन था, हमारा पिरामिड का आधार कम चौड़ा होने का मतलब होता है कि मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर अधिक है। और यहाँ इस चीज़ को तीव्र संकरा होता है। देखो केन्या की जनसंख्या पिरामिड के आधार विस्तृत है किंतु ऊपर की ओर यह तीव्रता से सक्रिय होती है, जिसका आधार बताता है कि केन्या में बच्चों में का जन्म बड़ी संख्या में होता है किंतु मृत्यु भी अधिक होती है, इसीलिए वो पतला चीज़ को दिखाता है। तो ये देखो भारत का जनसंख्या पिरामिड पढ़ लिए। अब तीसरा जापान का जनसंख्या पिरामिड देखो, सबसे अजीब टाइप का दिखता है। जापान के जनसंख्या पिरामिड का आधार संकरा है, जिसका अर्थ है कि जापान में जन्म दर कम है, ठीक है। चूँकि मृत्यु दर भी कम है इसीलिए देखो नीचे भी पतला ऊपर भी पतला, तुम लोग देख सकते हो, उतना पतला नहीं, लेकिन सिंपल सी बात है कि वृद्धि आयु वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है। चूँकि देखो मृत्यु दर भी कम है, जन्म दर भी कम है, अतः वृद्धि आयु वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है। तो इस तरह का, ठीक है। तो जिस देश में मृत्यु दर अधिक होती है, ठीक है, जिस देश में मृत्यु दर अधिक होती है उस देशों के लिए जो ग्राफ बनता है वो सबसे ऊपर भाग में बहुत ही नुकीला होता है, ठीक है।
उसके बाद जिस देश में जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम होती है, उसमें नीचे का जो आधार होता है वो कम चौड़ा होता है। और जिस देश में दोनों कम होता है, ठीक है, मृत्यु दर भी और जन्म दर भी, उस देशों के लिए देखो इस तरह का जो शेप बनता है जापान का है, इस तरह से जनसंख्या पिरामिड है। तो तुम लोग क्या करोगे, तीनों देशों के जो जनसंख्या पिरामिड है इसको नोट कर लेना है। जनसंख्या पिरामिड केन्या का, भारत का और जापान का, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लिंग अनुपात, कल पढ़ेंगे, ठीक है।